हेलो मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, सीएम राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। अभी जो 11 अप्रैल को अंग्रेजी विषय का पेपर या प्रश्न पत्र हुआ है उसका मैं हल लेकर आया हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 30 नंबर के विकल्पों को हल करेंगे। देखते हैं कैसे कहाँ पे विकल्प कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्टिव कहाँ पे हैं। इतने में तो विद्यार्थी कम से कम पास हो सकता है। 25 में पास होना है तो कम से कम 30 नंबर के तो विकल्प लगभग ही हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इस दो सेक्शन ए में पैसेज है। चलिए देखते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ है, इंग्लिश अंग्रेजी, तो 3 आवर्स का है और ये जो है 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं, जिसमें से 25 में हमें आप पास होना है। इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए को, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, रेडी? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब कि जो नीचे पैसे दी गई है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। Once Mahatma Gandhi's father bought him the book Shravan Pitra Bhakti Natak. He read it with great interest. He was very pleased when he saw the pictures of Shravan carrying his blind parents to holy places. The pictures had a great effect on him. Here is an example for you to copy. He said to himself, he could never forget Shravan's love for his parents. One day, Mahatma Gandhi got his father's permission to see the play Harishchandra. He liked the play so much that he watched it many times. He acted the role of Harishchandra again and again. Day and night, he asked himself, why should not all be truthful like Harishchandra? The play made him cry. It inspired him to follow the path of Satya even in difficult times. दोस्तों ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। वन से मतलब एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी फादर मतलब महात्मा गांधी के जो पिताजी थे, बॉट हिम द बुक। एक बाई का बॉट होता है, बाई मतलब खरीदना। एक किताब खरीद कर लाए। कौन खरीद के लाए? महात्मा गांधी जी के पिताजी। कौन सी किताब? श्रवण पित्र भक्ति नाटक। श्रवण पित्र भक्ति नाटक नामक किताब खरीद के लाए। और जब ले आए घर में तो जो महात्मा गांधी थे, ही रीड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ही रुचि लगा करके उनने पढ़ा। ही वॉज वेरी प्लीज, बहुत खुश हो गए थे जब उन्होंने देखा पिक्चर्स। किताबों में पिक्चर तो होती हैं, मतलब चित्र तो होते हैं। श्रवण को, और कैसे चित्र? ऐसा श्रवण जो अपने अंधे पेरेंट्स को मतलब माता पिता को ले जा रहा था पवित्र स्थानों में। उन चित्रों को देख करके जो महात्मा गांधी थे बहुत खुश हुए। जो पिक्चर्स मतलब जो चित्र थे, हैड अ ग्रेट, उन जो पिक्चर्स थे उनका प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किसके ऊपर? ऑन हिम, महात्मा गांधी के ऊपर। हिम जो आ रहा बार बार वो महात्मा गांधी के लिए आ रहा, ध्यान दीजिएगा। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। ये वो खुद से, ही सेड टू हिमसेल्फ। ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब उनने खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद से कहा। किसने? महात्मा गांधी ने खुद से कहा कि ये तो एक एग्जाम्पल है अनुसरण करने के लिए, उदाहरण है हमारे लिए। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स। कभी भी जो श्रवण का प्यार था अपने पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, उसको नहीं भुला पाए। कौन? महात्मा गांधी नहीं भुला पाए। एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी गॉट हिज फादर परमिशन, पिता की अनुमति मिल गई, आज्ञा मिल गई देखने के लिए नाटक। कौन सा नाटक? हरिश्चंद्रा। प्ले मतलब नाटक, हरिश्चंद्र मतलब नाम है उसका। ही लाइक द प्ले, इतना उन्होंने पसंद किया। सो मच मतलब इतना ज़्यादा कि ही वॉच इट मैनी टाइम्स, कई बार उन्होंने देखा, इतना उन्हें पसंद आया। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्रा अगेन एंड अगेन, और हरिश्चंद्र का रोल भी बार बार एक्ट करते रहे। डे एंड नाइट, दिन और रात। ही आस्क हिमसेल्फ, खुद से, आस्क मतलब पूछा, इस हिमसेल्फ मतलब खुद से कहा या पूछा। क्या कहा? वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्रा। सभी जो है हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी क्यों नहीं हैं, ये नहीं होना चाहिए। द प्ले मेड हिम क्राई, उस नाटक ने उन्हें रुला ही दिया। किसको रुला दिया? महात्मा गांधी जी को। और इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया उन्हें अनुसरण करने के लिए, सत्य का मार्ग अनुसरण करने के लिए। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब कि जो आदमी की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें भी सत्य का अनुसरण करे। क्योंकि अगर हरिश्चंद्र का नाटक देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समअप कर देता हूँ। समअप मतलब एक बार सारांश बता देता हूँ।
एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी एक किताब श्रवण पितृपति नामक नाटक की खरीद के लाते हैं। तो जब लाते हैं तो महात्मा गांधी बहुत ही उसको रुचि से पढ़ते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं देख कर के पिक्चर जो श्रवण अपने माता पिता को पवित्र स्थानों में ले जाता है, और उन पिक्चरों का महात्मा गांधी भी बहुत प्रभाव पड़ता है और वो सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है अनुसरण करने के लिए, और वो कभी भी श्रवण का जो प्यार था माता पिता के प्रति उसको भुला नहीं पाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि महात्मा गांधी ने पिताजी की परमिशन पा करके हरिश्चंद्र का नाटक देखने की परमिशन मिल जाती है और वो देखने जाते हैं। इतना उन्हें पसंद आता है कि उसको कई बार देखते हैं और वो हरिश्चंद्र का रोल भी बार बार एक्ट करते हैं। नहीं जैसे कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती, गाना पसंद आ जाता तो गाते रहते हैं, ऐसा कुछ। और दिन और रात क्या कहते हैं, खुद से पूछते हैं कि हम सब हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी क्यों नहीं हैं, नहीं जैसे हमारे गांव देहातों में या आसपास लोग वगैरह कह देते हैं कि ज़्यादा सत्यवादी ना बनो, है ना, वही बात। तो जो नाटक था उनको रुला दिया उसने और इतना ज़्यादा इंस्पायर किया सत्य का मार्ग अनुसरण करने के लिए कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग अनुसरण करें। और आपने देखा महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पे चलते रहे। चलिए, ये तो रहा थोड़ा पैसेज जिसका हमने सारांश बताने का प्रयास किया। चलते हैं अब इनके प्रश्नों को उत्तर देने में। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न, क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 5 नंबर के प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न और क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकता, सी मतलब देखना, उसको ब्लाइंड बोलते हैं। कि डम मतलब एक बहरा, गूंगा, इस तरह के कई प्रकार की वैरायटी होती है ना, या आंखों से जो देख नहीं पाता, आंखों से देखते हैं तो ब्लाइंड बोलते हैं। नन ऑफ दीज मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। सेकंड प्रश्न, व्हिच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, किसको देखा आपने अभी अभी सुना है कि हरिश्चंद्र नामक नाटक को उन्होंने बार बार देखा। व्हाट इंस्पायर्ड महात्मा गांधी टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, हरिश्चंद्र जो नाटक था उसने महात्मा गांधी को सत्य का अनुसरण करने के लिए जो है प्रेरित किया। व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, क्या लाए थे अभी अभी पता ना, छत्रपति नामक नाटक लाए थे, ये चॉकलेट साइकिल ये सब नहीं लाए थे। तो डी नंबर इसका ऑप्शन है। और फिर इसके बाद फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड परमिट इन द पैसेज। मैं आपको बता दूं कि परमिट खुद एक नाउन होता है, वर्ब भी होती है, पर इसमें परमिट कह रहा पैसेज से ढूंढिए तो परमिशन एक शब्द आया तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं पूरे आंसर आपको एक बार में दिखाऊंगा, अभी आपके देख लीजिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट का बी है, सेकेंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का डी है, ठीक है, और फिफ्थ का परमिट या परमिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही पैसे जैसे हम 5 अंक की देखिए दिखा है 1 × 5 वही लिखा हुआ है, से पढ़ते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। एवरीडे प्रत्येक दिन न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की, गुड मतलब अच्छाई के लिए। प्रत्येक दिन नई नई खोजें होती हैं मनुष्य की भलाई के लिए। द साइंटिफिक इन्वेंशन, जो वैज्ञानिक खोजें हैं, बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कब से खोजें प्रारंभ हुई? 1789 में प्रारंभ हुई। ये प्रश्न भी बना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है विद इन दीज 200 ईयर्स, ये 200 सालों में क्या हुआ कि साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास करना, अपने आप को उन्नति पे ले जाना। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक प्रोग्रेस की। इन दिनों ना साइंस ने इन 200 सालों में आश्चर्यजनक प्रोग्रेस की, विकास किया। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। इस आधुनिक युग में जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जानते हैं ना आप लोग, तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण खोज है। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स, मीन्स मतलब साधन, ये सबसे तेज चलने वाला साधन है। किस चीज़ का? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर सामानों को ले जाना या अपन मनुष्य को पहुँचाना। नॉन सो फार अभी तक का ना एरोप्लेन से ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला अभी तक कोई नहीं है शायद। एन एरोप्लेन रिजेंबल अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप, ये जो एरोप्लेन दिखाई देता है कैसे? एक चिड़िया के आकार का दिखाई देता है। रिजेंबल मतलब समान दिखाई देना। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर, इसके अंदर सीट्स होती है, पैसेंजर मतलब यात्रियों के लिए, एंड अ कैबिन फॉर द पायलट, और पायलट के लिए, पायलट मतलब जो एरोप्लेन को चलाता है उसके लिए क्या होता है? कैबिन होता है। दिस कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट, और उस कैबिन का नाम भी होता है, क्या नाम होता है? कॉकपिट। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाई पेट्रोल, इसका इंजन जो पेट्रोल से काम करता है। इट इज़ ऑल मेड ऑफ मेटल, धातुओं से बना होता है। मेटल मतलब धातुआं। एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। बिफोर टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ का मतलब ऊपर चलना, उड़ना। इट रन्स, देखिए पहले अगर आपने देखा हो तो एरोप्लेन पहले उड़ने से पहले थोड़ी देर चलता है हर हाईवे पे कुछ डिस्टेंस तक, और इसके बाद फिर ऊपर से तेज़ी से उड़ जाता है। वो ऐसे नहीं उड़ जाता, एक लाइन और है। देन इट सडनली होप्स अप, छलांग लगाता है, द अर्थ एंड टेक्स अप, धरती पे छलांग लगाता है और झम से ऊपर उड़ जाता है। चलिए एक बार फिर से सारांश बता देता हूँ। कह रहा है कि हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, प्रत्येक दिन नई नई खोजें होती हैं मनुष्य की भलाई के लिए, और जो वैज्ञानिक खोजें हैं वो 1789 से प्रारंभ हुई, और इन 200 सालों में लगभग साइंस ने बहुत महत्वपूर्ण जो है आश्चर्यजनक परिवर्तन किया, अपने आप में विकास किया अपना।
और इन खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है एरोप्लेन, जो कि सबसे ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज़ साधन है अभी तक का। एरोप्लेन चिड़िया के आकार का होता है और इसके अंदर पैसेंजर यात्रियों के बैठने की जगह होती है और पायलट के बैठने के लिए कैबिन होता है, उस कैबिन का नाम कॉकपिट होता है। इसका इंजन होता है जो पेट्रोल से चलता है और ये धातुओं से बना होता है और बहुत तेज़ उड़ लेता है और उड़ने से पहले थोड़ा देर रनवे पे चलता है और इसके बाद ये छलांग लगाता है। हुप सबको मतलब कूदना, जैसे नहीं अपन कूदते हैं, और इसके बाद ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, ये तो रहे प्रश्न। इनके आंसर देख लेते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया, माफ़ कीजिएगा। मतलब पैसेज का हमने अभी सारांश बताया, अब हम आते हैं प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कब से? 1789 हमने बताया था ना, साफ साफ लिखा हुआ है पैसे में। द कैबिन फॉर द पायलट कॉल कॉकपिट कहा जाता है। द एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाई पेट्रोल से चलता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड लैंड। लैंड का मतलब ज़मीन भी होता है, लैंड का मतलब होता है, एक होता है जब एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है और एक होता है जब ऊपर से नीचे आता है। तो लैंड करता है जब नीचे ऊपर से नीचे आता है। तो लैंड का उपयोग जो टेक ऑफ आपने अभी प्राप्त किया था ना, टेक ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट होगा टेक ऑफ। इस पैसेज के सेंस में कहाँ गया टेक ऑफ? यहाँ लिखा है 2-3 बार, ये लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा है टेक्स ऑफ और ये लिखा है टेकिंग ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ से लिखा। अभी मैं आंसर दिखाता हूँ, डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ अभी आप। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजेंबल इज रिजेंबलेंस होता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर की पैसेज के आंसर मैं एक साथ अब दिखा देता हूँ आपको। मैंने सॉल्व भी किया है लगभग, क्योंकि आदेश है कि भैया सॉल्व करके कॉपी चेक करें ताकि गलती ना हो, है ना। ये देखिए, मैंने कल ही चेक किया था, सॉल्व करने का प्रयास किया था। हल प्रश्न पत्र परीक्षा 2022-23 सेक्शन ए में आंसर नंबर 1 देख लेंगे आप। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मैंने, चाहे मेरे साथी हैं, मित्र हैं या मेरे विद्यार्थी हैं, एकदम सही मैंने वेरीफाई करके आंसर दिया है, डोंट वरी। फर्स्ट का बी ब्लाइंड, सेकंड का सी हरिश्चंद्रा, थर्ड का बी हरिश्चंद्रा, फोर्थ का डी श्रवण पितृभक्ति नाटक, फिफ्थ का परमिट भी है, परमिशन भी। जिन विद्यार्थियों ने लिखा, दोनों लिखा है, वो दोनों सही है, याद रखिएगा। परमिट नाउन भी है और ये वर्ब का काम भी करता है, इसलिए दोनों हैं। और परमिशन पैसे से लिख देंगे तो ये भी सही है, क्योंकि पैसे परमिशन में आया है। अब सेकंड नंबर का आंसर देख लीजिए, सेक्शन ए का ही 1789 कॉकपिट, थर्ड का ये पेट्रोल, फर्स्ट का बी 1789, सेकंड का बी कॉकपिट, थर्ड का एक पेट्रोल, फोर्थ टेक ऑफ, ये देखिए टेक ऑफ लिखा है मैंने, और फिफ्थ का सी रिजेंबलेंस, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से सेक्शन ए खत्म हुआ 10 नंबर का। अब विकल्प और कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्टिव और कहाँ होते हैं, तो मैं भी सेक्शन बी छलांग लगाता हूँ, सेक्शन सी पे पहुँच जाता हूँ। सेक्शन सी ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी। fill in the blanks with choosing the correct alternative given in the brackets। मतलब कि खाली स्थान, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरिए, चूज करके कहाँ से, करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब कुछ विकल्प दिए गए उनसे चूज करना। 3 विकल्प यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं शायद, संभवतः। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर का है, 6 विकल्प दिए हैं, लेकिन आपको 5 ही करना है जो आपको सही लगते हो। सर नहीं लिखना है, ये आदत गलत है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हल करना है। द वर्ड लुक राइम्स विथ बुक होगा। द एग्ज़ाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक, क्योंकि आर आएगा नहीं, क्योंकि आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, फिर स्टार्टिंग लिखना पड़ेगा, और सेल आई बी के साथ में ज़्यादा लगता है, इसलिए बिल सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई वॉश है यहाँ पे, वाज नहीं है, वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच। लंच करने से पहले मैं क्या धोता हूँ, हाथ। तो बिफोर मतलब पहले। हाउ स्टूडेंट को गिना जा सकता है, तो एनी तो आएगा नहीं, पहले एनी एक के लिए होता है। मच जिसको काउंट ना किया जा सके, मैनी मतलब कई लोगों के लिए, तो हाउ मैनी स्टूडेंट। सी इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस बिकॉज सी इज इल। वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि अर्थ होता है बिकॉज। सो मतलब इसलिए वह ऑफिस नहीं जा रही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। वह ऑफिस इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि, इसका कारण है। देखिए, पहले प्रश्न ये है कि वो क्यों नहीं जा रही है, उसका फिर रीज़न ये है क्योंकि वो बीमार है, इसलिए रीज़न वाले अर्थों में बिकॉज लगाते हैं। एंड और नहीं लगाते, एंड तो और गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड समान दृष्टि में आ जाता है। वह जाता है, वह खाता है, जैसे वह आता है और फिर चला जाता है, तो इस तरीके एंड लगा सकते हैं। सो नहीं लगाएंगे, सो समानता वाले में होता है। सो ऐसे लगाते हैं जैसे कि मैं, अब देखिए ऐसा सो यहीं पे लगा के देख लीजिए, आपको गलत लगने लगेगा। वह ऑफिस नहीं जा रही है इसलिए वह बीमार है, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस ना जाने की वजह से थोड़ी बीमार है। ऑनेस्टी इज़, ये कहने की बात अलग है, हालांकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ जहाँ होती है उसमें द लगाते हैं।
तो इसका भी अभी मैं दिखाता हूँ। अब आते हैं डू इट डायरेक्टेड एनी 5। तो देखिए बी प्रोटेक्ट आवर बीज प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज एंड मेक आर मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इसको सही सुधार करके लिख देना तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे, बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। द वर्ड, अभी इसको भी दिखाता हूँ हल। द वुड कटर कट्स द ट्रीज, चेंज इनटू नेगेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए डज आता है, डज डू या डज होती है ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे द वुड कटर कट्स लिखा है, इसका मतलब डज नॉट आएगा। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क एनी मोर। राहुल टेक्स टी इन द मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी तो टुक लगा देंगे टेक की जगह, बाकी जो कहते रहेगा। द बॉयज आर फ्लाइंग टेक्स, काइट्स, काइट्स को आगे ले जाएंगे, आर लग जाएगा, फिर बेंग लगाएंगे, फ्लाई फ्लू फ्लॉन हो जाएगा, फिर बाई बॉयज आ जाएगा। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन इट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले सबसे पहले देख लेते हैं एक बार और। देखिए फर्स्ट का बुक, सेकंड का बिल, थर्ड का बिफोर, फोर्थ का मैनी, फिफ्थ का बिकॉज और सिक्स का दा। देखिए 5 अंक का है, मैंने 6 सॉल्व किया, आपको 5 अंक मिलेगा, तो 15 यहाँ से होने जा रहे हैं अंक आपके। क्वेश्चन नंबर 8 हालांकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, पर फिर भी मैंने शायद आप लोग ग्रामर कर पाओ इसलिए मैंने कर दिया। चलिए देखते हैं। पहला, बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ये बनेगा। दूसरे का द वुड कटर डज, क्योंकि यहाँ पे कट्स लिखा हुआ था ना, चलिए डज नॉट कट द ट्रीज। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क एनी मोर। आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। ही इज़ वेरी टायर्ड, पेपर सामने रख लीजिएगा तब ज़्यादा मजा आएगा। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कांट वर्क एनी मोर, देख रहे हैं, ही इज़ वेरी, वेरी की जगह सो टायर्ड, फुल स्टॉप की जगह दैट, और बाकी जो कहते हो ही को स्मॉल बना दिया। चलिए 3 तक अभी सॉल्व हुए, चौथा आप देख लीजिए, फोर्थ नंबर देख लीजिए विद्यार्थियों। फोर्थ नंबर, राहुल टुक टी इन द मॉर्निंग, क्योंकि पास्ट में टेक का टुक हो जाता है। फिफ्थ नंबर, काइट्स आर बीइंग फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन बाय द बॉयज़, क्योंकि फ्लू मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, और फ्लाई फ्लू सेकंड फॉर्म होती है, फ्लोन थर्ड फॉर्म होती है। और देखिए एक्चुअली में जो नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर, आई डू इट, तो मैं आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो बताया था कि हैज़ हैव होते हैं प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ में हैव लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड और डन, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में, ये मूल मंत्र है, इट आ जाएगा। चलिए इस प्रकार ये हमने सॉल्व किए। 15 नंबर के अभी ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किए हैं, और अभी हम देखते हैं 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हम और ढूंढते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 में भी 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको ध्यान लीजिए। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, ये द फन दे हैड जो आपका लेसन है उससे है। तो टीचर आपको पता है वहाँ पे आती है कि स्क्रीन पे पढ़ाता है, फिर वहाँ पे क्वेश्चन दे देता है, फिर अगले दिन पढ़ाता है, तो अपन इग्नोर कर देते हैं कौन सा नहीं है। टफ टाट थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात नहीं होती, लेकिन ये ऑनलाइन वो स्क्रीन मतलब कंप्यूटर पर ही पढ़ाता, तो वही बात है, ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑनलाइन लेसन की बात नहीं आती। टॉट एंड गिव क्वेश्चन, ये तो पुराने ज़माने में होता था कि शिक्षक पढ़ाते थे और विद्यार्थियों को होमवर्क के रूप में प्रश्न दे देते थे। मेल देम लेसन, मेल की कहीं बात ही नहीं आती, इसलिए करेक्ट आंसर ए। चलिए इसके बाद सेकंड, केजिया के बारे में आया। केजिया के पिताजी कुड नॉट प्ले बिकॉज, खेल नहीं पाते थे क्योंकि वो राक्षस थे, बूढ़े हो गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे, और ये नो होल्डे क्योंकि छुट्टियां नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, तो वह आते थे और थक जाते थे ऑफिस से काम करके, तो ही वाज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, तो सी नंबर विकल्प राइट। डॉक्टर अर्निंग वर मिग्री, मिग्री का मतलब होता है थोड़ी कम कमाई होना, तो दिस ये इसका मतलब क्या होता है, तो मॉडेस्ट का मतलब थोड़ी कम अल्प होता है, और ल्यूक्रेटिव मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी हाई का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, बेल पैड का मतलब अच्छा खासा मिलना, तो करेक्ट आंसर एकदम मॉडेस्ट। हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग, संतोष नाम की लड़की को आपने पढ़ा होगा जो संतोष यादव थी, तो वो उसके पिताजी पढ़ाते उड़ाते नहीं थे, तो इसके बाद वो हॉस्टल दिल्ली कहीं पढ़ने चली गई, फिर अरावली की जो कहीं, फिर दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर कहीं और गई थी, तो वो अरावली की पहाड़ियाँ थी पीछे, तो वो वहाँ पे लोग चढ़ते थे, तो सोचती थी कि लोग कहाँ जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने लोगों से पूछ लिया कि कहाँ जाते हो, कैसा क्या है, तो उसको पता चला, तो वाचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम द हॉस्टल रूम, इसका पता है कि हॉस्टल रूम से वो लोगों को दिखती रहती थी अरावली हिल्स में चढ़ते हुए, तो वो अट्रैक्ट हो गई और उसने फिर ठाना कि मुझे भी कुछ करना है ऐसा, तो आपको पता है कि फिर उसने फतह हासिल की। 4 विकल्प थे, चारों के आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आपका ये है,
taught through computers, सेकंड का C, he was too tired after work, थर्ड का A, modest, और फोर्थ का D, watching some people going up in the Aravalli hills from the hostel road। अब चलते हैं, देखिए कितने विकल्प हुए, 15 और 15 4 19 यहाँ पे हो गए। अब आपके 19 और 6 नंबर के विकल्प और बचे हैं लगभग, तो इस तरह 25 के हो जाएंगे। क्यों 6 नंबर के कहाँ हैं, 10A 10B 3 नंबर के, ध्यान दीजिए। ये 10A आपका प्रोज सेक्शन से ही आता है, ये देखिए 1 × 3 लिखा हुआ है, तो यही कुछ आंसर दिए गए हैं, तो देख सकते हो आप। इवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसने, इवलिन ग्लेनी नाम की लड़की थी, उसने सुनना धीरे धीरे छोड़, मतलब कि हैजबली लॉस होने लगा, उसको सुनाई कम देने लगा। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ को याद करती है, नोटिसिंग, और उसकी माँ उस पर ध्यान लगाई रहती है, समथिंग वाज रॉन्ग, उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। व्हेन द 8-year-old इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 वर्ष की उनकी बच्ची हो जाती है तो पियानो का इंतजार करती है बजाने के लिए, तो दे कॉल्ड हर नेम, तो वो क्या करती है कि अपनी बच्ची का नाम पुकारती है। सी डिडंट मूव, लेकिन वहाँ से हटती नहीं, हो सकता है बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा, तभी तो नहीं हट रही थी वहाँ से। आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कह रही है कि मुझे अचानक लगा कि सी हैडंट हेयर्ड, उसको सुनाई नहीं देता शायद। सेज इजाबेल ग्लेनी, उसकी माँ का नाम क्या था, इजाबेल ग्लेनी, उसकी बच्ची का नाम था इवलिन ग्लेनी, ध्यान दीजिएगा ये माँ है इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़ी समय के लिए क्या होती है कि जब वो इवलिन मैनेज टू कंसील हर, कुछ समय क्या होती है कि डीपनेस, जो बहरापन वगैरह था फ्रॉम फ्रेंड्स और टीचर से, वो छिपा ले जाती थी ये लड़की। बट बाई द टाइम सी वाज 11, जब 11 वर्ष की हुई तब हर मार्क्स हैड डिटोरियस, अब उसके मार्क्स बहुत कम, मतलब परेशान करने वाले आने लगे, कम आने लगे। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस, जैसे हमारे यहाँ हेड मास्टर प्राचार्य वगैरह नहीं होते, ऐसे वैसे हेड मिस्ट्रेस बोला जाता है। तो सोचा कि यार ये लड़की गड़बड़ कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स को बुलाया और टेक हर टू स्पेशलिस्ट, और अर्ज किया कि भैया इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, कुछ गड़बड़ी है। चलिए, तो यही पैसेज है थोड़ा सा छोटा सा। अब इसके प्रश्न 3 अंक के देखते हैं। 3 अंक के कैसे प्रश्न है जरा गौर करें। इवलिन अ लॉस आर हियरिंग टुक प्लेस एट बर्थ, जन्म से, एट द एज ऑफ 8, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 8। इवलिन मैनेज टू हाइड हर डीपनेस, किससे छिपा लेती थी, हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो टीचर यहाँ लिखा नहीं है, हर फ्रेंड्स, मदर से तो नहीं छिपाती, हर स्पेशलिस्ट नहीं छिपाती थी, है ना। इसके बाद है हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, किसने इच्छा जाहिर की कि भैया इसको जो है स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, तो हेड मिस्ट्रेस ने। पहले का बी, दूसरे का बी और तीसरे का सी। फोर्थ का देख लीजिए विद्यार्थियों, 4th नंबर, ये पोयम से है, एक पोयम आ गई है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर रोड इज द रोड नॉट टेकन, है ना, बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड बियर टफ एंड फॉर द पासिंग हैड बीन रियली अबाउट द सेम। मतलब पहली रोड पे अपन चलते हैं तो वो जिस पे हो जाते तो लगता है यार बड़ा कठिन है, अब दूसरी रोड पे नहीं जाए तो एक कहावत कही गई कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब जब अभी उसमें गुजरे नहीं तो लगता है कि वो रोड आसान होगी, पर ऐसा नहीं है, सारी रोडें आसानी नहीं होती, कभी कभी कठिन भी होती हैं, है ना। हाउ वॉज द अदर रोड, कैसी थी वह दूसरी रोड, तो ये लिखा हुआ है इट वॉज ग्रासी, इट वॉज स्टिल ग्रासी। वाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट अ क्लैम दैन द फर्स्ट, पहली से अच्छी जो है सेकेंड रोड क्यों दावा करती है कि बढ़िया होगी, तो इट हैड नेवर बीन वॉकड बिफोर, क्योंकि इसके पहले चली नहीं गई, है ना। चौराहे पे जब आदमी खड़ा होता, 2 रास्ते होते हैं, पहले रास्ते पे चल लेता तो दूसरा रास्ता भी उसके सब पास में होता, जब लौट के आता है तो उसको लगता है ये वाला अच्छा होगा, पर अच्छा नहीं इसलिए लगता क्योंकि वो कभी चला नहीं गया है, लगता है। ये पोयम है, मान लीजिए पोयम के अकॉर्डिंग है ये बात। हु हैज़ कंपोज द अबव पोयम, तो ये तो याद करने वाली बात है, रॉबर्ट फर्स्ट ने इस पोयम को लिखा है, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का ए और थर्ड का ए। अब मैं आपको फाइनली आंसर दिखा देता हूँ। 10A के आपके सामने दिखाई दे रहा है 10A। फर्स्ट का बी, एट द एज ऑफ 8, सेकंड का बी, हर फ्रेंड्स, थर्ड का सी, हेड मिस्ट्रेस, और 10B, इट वाज स्टिल ग्रासी, इट हैड नेवर बीन वॉकड बिफोर, रॉबर्ट फर्स्ट। विद्यार्थियों इस तरीके से 19 और 6 कितने हो गए टोटल, 25, मतलब कि 25 अंक, और जिसमें आपको पास होना है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए विद्यार्थियों या मित्रों। चलिए अब आते हैं अपन रिटन में। अभी सेक्शन बी आपको बचा है, सेक्शन डी बचा है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों इस बार ज़्यादा कठिन नहीं आया है। अब सेक्शन बी में एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो नोट मेकिंग बनाने के लिए आता, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि भैया नोट मेकिंग एक ज़रूरी नहीं कि एक जैसा होता हो, जैसे क्वेश्चन आंसर अलग अलग, सभी के आंसर अलग अलग होती है, वैसे नोट मेकिंग भी अलग अलग होती है। मैंने थोड़ा ऐसी, मतलब मैंने कहा ना कि एकदम स्पेशलिस्ट नहीं मैंने बनाया, आप कैसी भी बना करके आइए, जो अच्छा बना सकता है उसको तो नंबर मिलेंगे, लेकिन एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि लिख के नहीं आना है। देखिए हमने 2 लाइनों से इंडिया ले लिया, फिर जियोग्राफिकल फ्यूचर ले लिया, आप इसको देख
देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर घर में मिलाइए कैसे हमने। आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही करो, आप दूसरे टाइप से लिख सकते हो कुछ। 1 पॉइंट हेडिंग, फिर सब हेडिंग में 1 2 3 कर दिया, कोई कोई 4 भी करता है। फिर दूसरी हेडिंग हमने डाल दी, फिर उसमें 1 2 3 कर दिया, फिर हमने तीसरी हेडिंग डाल दी, फिर उसमें भी कुछ कर दिया, और लास्ट में टाइटल या ऊपर टाइटल कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये भी हमने कहाँ से लिया, ये देखिए लिखा है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना। विविधता की इसमें बात की गई है, जगह आप पैसेज को पढ़ोगे तो ध्यान देंगे कि इसमें विविधता की ज़्यादा बात की गई है। तो जैसे 2 2 2 ऐसे आपने डिवाइड कर लिया, कितनी लाइन है टोटल, और उन्हीं लाइनों में से एक प्रमुख वर्ड जिसको हेडिंग, और फिर इसके बाद सब हेडिंग बीच बीच में लेके कुछ कुछ पॉइंट आप लिख दीजिए, बस खत्म किया। इस तरह के नोट मेकिंग। इसको मैं इसलिए नहीं विस्तार से बताऊंगा कि इसमें पहले बता चुका हूँ, अगर आपको ज़्यादा समस्या होती तो मैं अलग से इसको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, खैर नोट्स बीच में डाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो एक जैसा रहेगा। अब आती है सेक्शन बी में, ये भी 4 नंबर का था, 1 नंबर का टाइटल होता है विद्यार्थियों या मित्रों, और 3 नंबर का वो, तो 3 पॉइंट बना देंगे, इनफ है। मुझे लगता है इस बार शायद एप्लीकेशन 10th में उन्होंने वंडर ऑफ साइंस वगैरह नहीं दिया था, इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन चेंज कर दिया, तो घबराइएगा नहीं। यू आर जानवी गोले स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्या लिखा है, मुंगावली मोरेना, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सैंक्शन यूआई स्कॉलरशिप। मैंने कहा था कि आप ज़्यादा होशियार मत बनिए, अगर आप होशियार हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं तो मैं कमज़ोर के साथ में बहुत ज़्यादा होता हूँ। तो देखिए आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना, देखिए थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास कीजिए, कैसे, और थोड़ा बहुत तो देखिए आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। मैंने ए से छोड़ दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और ये लिखा है, देखिए मैंने ये टू द प्रिंसिपल वगैरह कहाँ से लिखा है, ये सब यहीं क्वेश्चन में आपके दिया है, ये दिया है प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी कुछ लोग कर देते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहीं से देख लीजिए, देखिए 2 के बाद कामा लगाया, द प्रिंसिपल। और ये हाई स्कूल मुंगावली मोरेना, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये भैया ये लिखा है गवर्नमेंट मुंगावली कामा मोरेना, फिर मैंने एमपी छोड़ दिया इसमें। फिर ये सब्जेक्ट कहाँ से लिख दिया, ये देखिए लिखा है एन एप्लीकेशन, ये टू योर प्रिंसिपल हटा दिया मैंने, रिक्वेस्टिंग हिम टू सैंक्शन स्कॉलरशिप, तो एन एप्लीकेशन टू सैंक्शन अ स्कॉलरशिप, कुछ पार्ट हटा के कुछ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब रिस्पेक्टेड सर, ये ठीक है, तो आप लिख ही लेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, है ना। रिस्पेक्टेड सर और मैडम के बाद आप जानते हो कि आई बेग टू से दैट आई एम आई स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये भी हर एप्लीकेशन में लगभग आप लिखते ही लिखते हो। फिर कौन सी लाइन दे देना है, सैंक्शन का मतलब होता है कि देखिए कुछ मतलब भले हो, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ कह रहा है, स्कॉलरशिप के लिए कह रहा है, प्रचार महोदय के लिए। अब कुछ रीजन कारण देना पड़ता है, बनता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ जाते, इतना ही लिख के। सर आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, देखिए मैंने वही जोड़ दिया जैसे बुक इशू कराने के लिए मैंने लिखाया था। एंड आई हैव सबमिटेड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैंने ऐसे सुविधा के लिए लिख दिया का 2 लाइन। प्लीज़ सैंक्शन मी आ स्कॉलरशिप, मैंने मानी कुछ किया, थैंक यू सो मच, इसके बाद मैंने थैंक यू या थैंकिंग यू, इसके भी कई हैं, थैंक यू वेरी मच भी कुछ लोग लिखते हैं। योर्स फैथफुली नेम जानवी गोले, डेट डाल दिया मैंने जिसमें पेपर था आपका। अब ये जानवी गोले ये लिखा हुआ है, अपना नाम नहीं ठोस के आइएगा, जानवी गोले ये लिखा हुआ है, इसी का नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे मैसेज है, तो उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में वंडर ऑफ साइंस, गेम्स आर स्पॉट, एनी फेस्टिवल, ये आप त्रमासिक अर्धवार से खूब पढ़ते चले आ रहे हो, इंटरनेट और बून और कर्स, तो भाई कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अथवा में लिखा राइट अबाउट योर फैमिली, यू में राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अदर रिलेटिव, अगर ठीक ठाक आपसे आता है कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसके भी नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3 नंबर का होता है, ये चित्र कुछ बना हुआ है, चित्र को देख करके आपको कुछ लिखना है। तो अब मैं कह रहा हूँ हर विद्यार्थी अलग अलग ढंग से लिखेगा। आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ लगा हुआ है, सिंपल वे में लिख सकते हो कि देयर आर सम ट्रीज, देयर आर सम चिल्ड्रन, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास किया है और थोड़ा कठिन हो गया है, पर आप सरल सरल सेंटेंस भी लिख सकते हो। भाई वर्ड देना है आपको 75 के आसपास, बस हो गया। लिखना है आपको जो वहाँ पे उचित दिखाई दे रहा है कि लिखा क्या है। मैंने कहा यही नहीं कॉपी करना है, आपको ऐसे लिख देना देयर आर सम चिल्ड्रन, देयर आर सम ट्रीज, और बच्चे क्या करें, दे आर प्लेइंग वॉट एवर, दे आर प्लेइंग विद बॉल, ठीक है। आसपास क्या है, द देयर इज़ अ गार्डन, ऐसा कुछ भी 4-5 लाइन, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन बी समाप्त होता है। अब आती है सेक्शन डी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 भी तो हमने कर दिया था। अब सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 से देख लीजिए विद्यार्थी, 11 में क्या है, 11 में ज़रा देख लेते हैं अपन। आंसर द फॉलोइंग, थोड़ा गौर कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इन अबाउट 30 वर्ड्स में लिखना है और 6 लिखना है। इसमें दिए कितने हैं, 7 दिए हैं लगभग।
तो 7 में से सारे नहीं करना है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर मार्गी डिड टॉमी है, अब समझ में आ गया होगा कि फंदे हेड से है। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, ये सब जो है आपकी जो हमने विद्यार्थियों को अपने यहाँ तो सब बताई थी। अब्दुल कलाम अर्नेज फर्स्ट बेज नेम द 2 टेम्पल्स द अदर बेस्ड इन काठमांडू, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इन द मिरर, हु वर कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, मिरर वाले लेसन से है। कलाम्स के फ्रेंड्स कौन से, लेसन 2 से है। तो भाई ये सब आंसर आप पढ़ चुके हो, हालांकि मैंने फिर से लिख दिया है, इनको सॉल्व किया है। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगे। बहुत सरल सरल हैं और कई बार ये त्रैमासिक अर्धवार्षिक से पहले का आंसर हमने लिखा है। फिर आपके सामने सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर शायद दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर आपके सामने फिफ्थ, और मैंने हालांकि सबके आंसर लिख दिए, पर आप ऐसा मत कीजिए। आपको 6 बस करना है सॉल्व, 6 यू हैव टू सॉल्व एनी 6 ओनली, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने सॉल्व किया। ये आपकी पोइट्री सेक्शन से है। फर्स्ट नंबर कर दिया मैंने, सेकंड कर दिया, और साथ ही साथ थर्ड भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड मैंने प्रयास किया है, देख सकते हैं। हालांकि रही बात क्वेश्चन आंसर बड़े लिखें छोटे लिखें, भाई नंबर आपको इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कंटेंट ठीक ठाक लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के हमने 2-2 किए हैं, क्योंकि 2-2 करना था। 12 और 13 में 2-2 करना है, जो कि 4-4 अंक के हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, और अभी आपको 15-16 के विद्यार्थियों प्रश्न है। अभी मेरे को ज़्यादा नहीं मिल पाए, उस समय एक्चुअली में नहीं निकल पाया, दुर्भाग्यवश। बस इतना मैंने सॉल्व किया है। देखिए पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर इस बार पेपर आया है। कई बार त्रैमासिक अर्धवार्षिक में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आ पाता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने 6 प्रश्न दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पोइट्री सेक्शन से दिए, 2-2 करना है, 4 अंक के आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका आया है वो 2-2 अंक के 2 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका डेथ लर्क भाई ये सब जो है, सबसे पहले प्रोस, पोइट्री, और फिर आपकी दूसरी वाली सप्लीमेंट्री रीडर है। क्वेश्चन नंबर 13 वहाँ से आया। फिर यहाँ से प्रोस, पोइट्री, क्वेश्चन नंबर 15 दो में से एक करना, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 भी 3 नंबर का है, ठीक है जी। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, पेपर आपके साथ होगा ही। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुझे सुना, देखा। अगर कुछ गड़बड़ी आपको समझ आती तो मैसेज कीजिए, अन्यथा मैंने थोड़ी बहुत प्रयास अच्छा किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी प्रतिभा थोड़ी निखरे, इसी तरह सीखता रहूँ, और आपके जो है कमेंट्स वगैरह मुझे मिलते रहें, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे और क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, मैंने गौर किया है तो देखा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ये बात भूल ही जा रहा हूँ कि व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक मतलब कि जो उस लेसन में आया था, द फंदे हेड में एक पुस्तक पाई गई थी, तो उसमें पुराने स्कूलों के बारे में था। पुराने स्कूलों में ये था कि शिक्षक आते थे, पढ़ाते थे और प्रश्न देते थे। जबकि नए ज़माने में क्या होता है, स्क्रीन पर शिक्षक आता है, फिर वो अध्याय पढ़ाता है, फिर अगले दिन का होमवर्क देता है, ऐसा कुछ करके आता है। तो मैंने यहाँ पर गौर नहीं किया। इसका करेक्ट आंसर सी है, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, ठीक है। क्योंकि रियल बुक के बारे में कह रहा, मैं पता नहीं क्या हो गया था, दिमाग से बात स्लिप हो गई। मैं तो द फंदे हेड के बारे में सोच रहा था कि उसमें क्या टीचर करता था, जबकि रियल बुक का जो टीचर है, मतलब पुराने ज़माने के शिक्षक क्या करते थे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, और मैंने इसमें सुधार कार्य कर दिया है। यहाँ भी देखिए मैंने सुधार दिया है, फर्स्ट का सी आंसर। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा।